असल उसमें किया तो सर उसमें 5 स्टार होते हैं तो टाइम के लिए टाइम, डेट, मंथ, वीक, हाँ इसके लिए होते हैं। किया तो सर पूरा नहीं चलो ठीक है, फाइल को ओपन नहीं किया एक बार वापस से ट्राई करना। मेरा ईटीसी और सिस्टम ओडी सिस्टम डायरेक्टरी में मैच जनरेट और सर्विस इसमें सर प्रोग्राम जनरेट किया और फिर टाइम कम करने के बाद वो 4 से 5 बार एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, रिबूट के बाद लगाया था। यस सर, रिबूट होने पे वो रन कर रहा है 4 चलो से 5 बार। 4 से 5 बार कर रहा है ना, मिनिमम 3 करना ही चाहिए, मिनिमम 3। 4 से 5 कर रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, राइट। ठीक है, आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। आज प्रॉपर अपन हैकिंग की मेथोडोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज को समझते हुए चलना अभी। पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक हैकिंग की मेथोडोलॉजी होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। जो अपना सबसे पहला पार्ट है वो है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस। ठीक है, अब इसके अंदर अपन डेटा कलेक्ट करते हैं टारगेट के बारे में। ठीक है, टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट एक पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी। ठीक है, या फिर क्या होगा, अपना टारगेट कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर जिसमें आपकी वेबसाइट भी आ जाएगी, एप्लीकेशन भी आ जाएगी, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। तो आपका जो टारगेट होगा ना, वो ये तीनों में से एक होगा। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि तीनों के केस में क्या क्या डेटा हमें कलेक्ट करना है, डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, इस बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए जरूरी है समझना कि लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्टेज होती है। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म किया तो आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगी, फैसिलिटेट होंगे। लेकिन अगर ये पार्ट को आपने अच्छे से नहीं किया, यहाँ पर अगर थोड़ा भी ढीला काम दिखाया, ठीक है, लूज हो गए यहाँ पे, तो आपके जो आगे का जो आप आगे तो बढ़ जाओगे स्टेप में, लेकिन वहां पर जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आपका टाइम और एफर्ट वेस्ट होंगे, फिर आपको वापस से इसी स्टेज पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना भी आगे चले जाओ, इस स्टेप को आपको भगाना नहीं है। ठीक है, टाइम टेकिंग स्टेप रहती है, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक सिस्टम है, ठीक है, और दो लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ये दोनों पर्सन को इस सिस्टम को अटैक करने का काम दिया गया है। ठीक है, अब ए क्या करता है, ए सिस्टम पे जितने भी इसे अटैक्स आते हैं उन सभी को ट्राई करने लग जाता है स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्क्रैच से। ठीक है, तो जितने भी इसे विंडोज के अटैक आते थे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ अटैक समझे थे, एप्लीकेशन बेस्ड अटैक होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड अटैक होते हैं, तो ये सभी विंडोज के अटैक इस पर ट्राई करने लग जाता है। ठीक है, और ये जो बी है ये क्या करता है, ये अटैक नहीं करता है डायरेक्ट, ये पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जिसमें पता लगाता है कि सिस्टम है कौन सा। जब ये फाइंड करता है तो इसे पता चलता है कि ये तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये लिनक्स के अटैक अभी सिस्टम के ऊपर करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये सक्सेस हो पाएगा आगे चल के? नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि गलत जगह पे गलत एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अब इसी तरीके की चीज़, ये तक छोटा सा एग्जांपल है, इसी तरीके की चीज़ें हमारे साथ होती है। अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है हम गलत जगह पे गलत एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही जगह पे सही एक्टिविटी को परफॉर्म करें। क्लियर है? अब यहाँ पर तो जैसे बी को टाइम जरूर लगा होगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में टाइम जरूर लगा होगा, लेकिन जब इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई, अगर आप देखा जाए तो, और ए का क्या होगा, ए ने स्टार्टिंग से अटैक कर रहा है तो उसके भी टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन आगे जाकर उसे वापस से पहली स्टेज में आना पड़ेगा, इसलिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। कोई भी पर्सन ले लो, ठीक है, अगर आप खुद को लेना चाहो खुद को भी ले लेना। ठीक है, तो पासवर्ड हम सेट करते हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो अब देखो इसी को समझना कि पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी होती है कि ये चीज़ों को ना जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाओगे।
तो हमें जब पासवर्ड सेट करना होता है ना, तब हम क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें रखते हैं जो हमें याद रहे, ठीक है। हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं, तो हम कोई ऐसी चीज़ रखते हैं पासवर्ड के अंदर, कोई कुछ ऐसी एंटिटीज को फीड कर देते हैं जो कि हमसे रिलेट करे या जो हमारे माइंड में रहे, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या हो सकती है, ये चीज़ें हो सकता है नेम, निकनेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, है ना, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। इस टाइप की एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इस टाइप की चीज़ें हम पासवर्ड में रखते हैं। हो गया किसी दोस्त का नाम, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हम पासवर्ड में रख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इनमें से एक ही चीज़ को रखें, हम इनके कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं, जैसे नाम का मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन बना दिया, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना के हम हमारा पासवर्ड सेट करते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पासवर्ड याद रखना है। तो याद रखना है तो क्या करेंगे, हम हमारे से रिलेटेड चीज़ों में पासवर्ड रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पासवर्ड रखे जाते हैं। अब अगर किसी पर्सन के बारे में मुझे बहुत अच्छे से डिटेल्स पता है, ये सब डिटेल्स मेरे बारे में मेरे पास हैं, तो अगर मैं इसके कॉम्बिनेशंस बनाऊं, ठीक है, हजारों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक एक से अपन कॉम्बिनेशन बनाने नहीं बैठेंगे, ऑटोमेट कर लेंगे इस चीज़ को। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते तो हमें उसका पासवर्ड मिल जाएगा, है ना, कभी कभी मिल जाएगा, हो सकता है 1000 ट्राई लगे, 10,000 ट्राई लगे, लेकिन मिल जरूर जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर देखोगे आप, पासवर्ड भी आपके जो आप रखते हो ना, वो यहीं से मोटिवेटेड होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अगर एक अच्छी पासवर्ड लिस्ट बनानी है, टारगेट के बारे में अगर जल्दी से जल्दी चीज़ों को ब्रीच करना है, तो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब देखो, बात सिर्फ पासवर्ड की नहीं है, हम पासवर्ड रखते हैं तो 90% जगह हमारे पासवर्ड सेम होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब माइनर कैरेक्टर्स के डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो अगर एक अकाउंट आपका अगर एक पासवर्ड अगर ब्रीच हो गया, तो आपके सभी अकाउंट्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट आपके कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की चीज़ होती है, अगर आपका एक जगह कोई पासवर्ड अगर लीक हो गया, तो वो बाकी अकाउंट्स को भी आपके कॉम्प्रोमाइज कराएगा। और जो पासवर्ड कहाँ से मोटिवेटेड होता है, तो हमारे पासवर्ड यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते, ठीक है। कुछ लोग मूवीज मूवीज से रिलेटेड चीज़ रख लेते हैं, कुछ लोग हॉबीज से रिलेटेड रख लेते हैं, क्रिकेट रख लिया, इस टाइप की कुछ चीज़ें रख ली ना, तो ये पासवर्ड मोस्टली यहाँ से मोटिवेटेड रहते हैं, तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना है हमें। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो अपन क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें डेटा कलेक्ट करना है ना, तो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट डेटा हो, छोटा डेटा, बड़ा डेटा, किसी भी टाइप का डेटा। हम इस पार्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है कि कौन सा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये हमें आगे जाके पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट होगा कौन सा नहीं। लेकिन तब तक हमें जो भी डेटा मिल रहा है ना, वो हमें कलेक्ट करना है। आगे चल के हम बात करेंगे कौन कौन सा डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अपना पहला पार्ट है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करना। अच्छा, क्या ये दोनों सेम, फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशन दोनों का मतलब एक ही होता है, एक ही होता है तो दो बार क्यों लिखा है। अच्छा देखो, जब भी हम इंटरनेट को यूज करते हैं ना, तो हम फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं, ठीक है। फुटप्रिंट्स छोड़ना मतलब कुछ ना कुछ हम आइडेंटिटी वहाँ पे रिवील करते हुए जाते हैं, हमारे कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स वहाँ पर रह जाते हैं इंटरनेट पे, हर एक एक्टिविटी के, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमारे, यही जो फुटप्रिंट्स जो छोड़े गए हैं इंटरनेट पे, इनको कलेक्ट करना, इसको अपन बोलते हैं फुटप्रिंटिंग, ठीक है, यानी कि ट्रेस करना। दूसरा पार्ट हो गया रिकॉग्निशंस। रिकॉग्निशंस का मतलब है डेटा कलेक्ट करना, डेटा निकालना, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करना। आगे बढ़ते हैं। एजेंडा जो है फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसका यूज क्यों होता है। अब देखो, यूज मैंने आपको बिल्कुल अभी बता दिया है थोड़ी देर पहले, दो एग्जांपल्स हमने देख लिया, और भी इससे ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेगी ओवर द टाइम।
अब बात कर लेते हैं फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशंस होता क्या है, इसमें किया क्या जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पर्सनल डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। जो भी हमारा टारगेट होगा उसकी पर्सनल डिटेल्स कलेक्ट करेंगे। पर्सनल मतलब किसी भी टाइप का डेटा। ठीक है, उसके बाद कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर सिस्टम इंफॉर्मेशन, यानी कि जो टारगेट है वो कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है, कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, उस सिस्टम के बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पर्सनल इन्फो, कंपनी इन्फो और सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि गैदर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट, यानी कि जो भी डेटा मिल रहा है उसे कलेक्ट कर लेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि हमें इंपॉर्टेंट लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, और इसके बाद आगे हम बात करेंगे एंटिटीज बिलोंग टू टारगेट। एंटिटीज बिलोंग टू टारगेट मतलब एंटिटीज मतलब होता है कुछ भी चीज है। ठीक है, बिलोंग करना मतलब ओनरशिप होना। तो टारगेट कौन कौन सी चीजों को ऑन करता है ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप ये लैपटॉप को आप ऑन कर रहे हो, है ना, ये एक ऐसी एंटिटी है जो आपको बिलोंग करती है। तो इसी प्रकार से और क्या क्या एंटिटीज है जो टारगेट को बिलोंग करती है, सबके बारे में हमें पता करना है। ठीक है, और फिर लास्ट में पता करना है टेक्नोलॉजी, यानी कि टारगेट कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक देखो छोटी से एक जस्ट ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है कि क्या आपको डेटा क्या क्या कलेक्ट करना है। इसके अंदर हमें एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, और जो चेकलिस्ट बनाएंगे वो काफी बड़ी चेकलिस्ट होगी। ठीक है, उस चेकलिस्ट के अंदर अपन ये नोट करेंगे कि क्या क्या डेटा है जो हम कलेक्ट कर सकते हैं, और वो लिस्ट को हम याद नहीं रख सकते, तो हमारे पास वो रेडी रहनी चाहिए, ताकि जब हम हमारी हैकिंग की मेथोडोलॉजी को स्टार्ट करें या कहीं पर भी प्रैक्टिस करना चालू करें, तो हम बस वो चेकलिस्ट को रेफर करें और उस डेटा को कलेक्ट करना चालू कर दें। ठीक है, अब देखो फुटप्रिंटिंग रिकॉग्निशन यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं टारगेट के साथ। ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपके बीच में और टारगेट के बीच में इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी। ठीक है, चैटिंग हो सकती है, टेक्सटिंग हो सकती है, किसी भी तरीके से, यानी कि टारगेट को पता होता है कि आप उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हो, है ना। भले उसे नहीं पता आप क्यों कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे आइडिया होता है कि उसके बारे में डेटा आपने कलेक्ट करी है या उसने आपको डिटेल्स दी है ना। तो जब आप डायरेक्ट टारगेट से इंटरेक्ट करते हो, है ना, उससे डायरेक्टली पूछ के करो या किसी भी तरीके से करो, तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे तब हम इसे बोलते हैं एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, दूसरा जो आता है पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, इसमें विदाउट इंटरेक्टिंग, इसमें आप टारगेट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, आप थर्ड पार्टी सर्विसेज, थर्ड पार्टी सोर्स से आप डेटा को कलेक्ट करते हो। ठीक है, जो भी डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इस केस में, पैसिव के केस में, टारगेट को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, एक्टिव में होता है लेकिन पैसिव में नहीं होता है। ठीक है, अब ये हो गए दो टाइप हमारे, एक्टिव और पैसिव, कि किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशन की जरूरत क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने बात करी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, यही तो हमारा मोटिव है कि डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करके क्या करेंगे, जब डेटा कलेक्ट करेंगे तब तो हम टाइम सेव कर पाएंगे, है ना। एग्जाम्पल में देखा था हमने कि टाइम आपका वेस्ट होगा, टाइम और एफर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे अगर आपने ये चीज़ को नहीं किया अच्छे से परफॉर्म। तो टाइम बचाने के लिए, टाइम सेविंग के लिए, और साथ ही साथ इजी प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, उसको एज एन इंफॉर्मेशन आप कैसे यूज़ कर पाओगे। जब डेटा को प्रोसेस करोगे, डेटा आपके पास प्रॉपरली रखे रहेगा। तो इजी प्रोसेसिंग के लिए, ताकि आप एक्यूरेटेड अटैकिंग कर पाओ, सही जगह पे सही अटैक परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं और अपन बढ़ते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ वापस। अब देखो चार पांच चीजें हमने देखी थी कि टेक्नोलॉजी हो गया, पर्सनल डिटेल्स, पब्लिक डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स, इस टाइप का डेटा हमें कलेक्ट करना है। ये तो एक जस्ट ओवरव्यू था, इसके अंदर बहुत बड़ी चेकलिस्ट आप रेडी कर सकते हो। इंटरनेट पे फाइंड करोगे, वहाँ पे भी आपको चेकलिस्ट मिलेगी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे 7-8 लोग बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं सोच पाऊंगा जो आप नहीं सोच पाओगे, कुछ चीज़ें आप सोच पाओगे जो मैं नहीं सोच पाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा डेटा है जो हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन डेटा वो कलेक्ट करना है। ठीक है, तो चेकलिस्ट बनाते हैं। अब देखो चेकलिस्ट 3 बेसिस पे बनेगी। एक तो बनेगी पर्सन के लिए, एक बनेगी कंपनी के लिए, और तीसरी बनेगी सिस्टम के लिए, सिस्टम के लिए, सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर के लिए, है ना। तो अब आ जाते हैं पहला अपना पर्सन पे, कि अगर कोई पर्सन अपना टारगेट है तो हम क्या क्या डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ, बाकी चीज़ें आप लोगों को ऐड करवानी है। ठीक है, नाम, बहुत बेसिक सी इन्फो, निक नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और क्या हो सकता है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और व्हीकल नंबर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मिड नेम, निक नेम हो गया सेकंड पेट का नंबर नाम भी होता पे। है, हाँ, पेट का नाम भी होता है इसमें। पेट का नाम, हाँ, अगर कोई पेट है तो पेट का नाम, और हॉबीज, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ना क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब चीज़ें, और एजुकेशन, है ना, कहाँ तक पढ़ा है क्या पढ़ा है, ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पासवर्ड लिस्ट बनाने में ही काम आई है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में भी यही काम आते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का आप अटैक परफॉर्म करो तो उसका फाउंडेशन यही होता है। ठीक है, और बताओ। एजुकेशन डिटेल्स, कंपनी या जॉब, ठीक है, सैलरी हो सकती है, ठीक है, और समझा नहीं मैं, एनिवर्सरी, ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है, एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ, है ना, स्पेशल डेट्स, और बच्चे का नाम, वाइफ का नाम। हाँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स में आ गया ये, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, और तो लोग मेल आईडी को भी पास मेल आईडी, बिल्कुल सही, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेल आईडी, सो यूजर नेम को भी पासवर्ड यूज़र नेम, हाँ इसलिए सोशल मीडिया अकाउंट्स अपन ने लिख लिए यहाँ पे, यूज़र नेम भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है, और बताइए। जो सिटी में होते हैं उस सिटी के नाम पे भी हाँ, ये एड्रेस में आ गया अपने, सोचो, अभी तो लिस्ट स्टार्ट हुई है बस। कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, डिवाइस इन्फो, और सर सिटी हम्म, सिटी हाँ सिटी एड्रेस में आ गया, विलेज विलेज भी इसमें आ गया एड्रेस में। एड्रेस में आ गई ये सब चीज़ें, है ना। क्या बोल रहे हैं, पिन कोड, पिन हो सकता है, ठीक है, एड्रेस में आ जाता है, लिख देते हैं इसको भी पिन कोड, ठीक है, अपने पासवर्ड याद करो तो शायद कुछ मदद मिल जाए। मूवी, है ना, हॉबीज, इंटरेस्ट, मूवी, और फाइनेंस, फाइनेंशियल डिटेल्स, वेरी गुड, फाइनेंशियल डिटेल्स जिसमें आ सकता है आपका बैंक रिलेटेड डेटा आ सकता है, ठीक है, कौन से बैंक को यूज़ करता है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है, ठीक है, और
अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स ये भी काम आ सकती है। और हेल्थ की बात हेल्थ हेल्थ, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो देखो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके ऐड हो सकती है। आपको क्या करना है, आपके एंड पे इस चेकलिस्ट के अंदर और चीज़ें ऐड करनी है। जब भी याद आए इस चेकलिस्ट के अंदर चीज़ें ऐड कर देना, ठीक है। क्योंकि देखो अभी चेकलिस्ट को अपन लोगों ने मिल के बनाया है, शायद अगर अपन सिंगल सिंगल करते हैं तो इतनी चीज़ें नहीं होती यहाँ पे कलेक्ट। और भी ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं अपन, और भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है जो मिसिंग हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको याद आए, ठीक है। तो इस चेकलिस्ट के अंदर और चीज़ें ऐड हो सकती है। अब तो हो गया ये पर्सन के बारे में, अगर टारगेट कोई पर्सन है तो, अगर कोई कंपनी है तो, अगर टारगेट कोई कंपनी है तो क्या डिटेल्स हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी। कंपनी का नेम, कब स्टार्ट हुई, कंपनी नेम वेबसाइट, एंड स्टार्ट, ओनर नेम, फाउंडर नेम। ठीक है। रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वेबसाइट, अच्छा है वेबसाइट या फिर ऐप जो भी यूज़ कर रहा है। इसका क्या बताया हमने, ओनर फाउंडर नेम, ओनर फाउंडर नेम, और कंपनी का मतलब स्टार्ट में एम्प्लॉइज के बारे में, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन, और कंपनी की कौन सी कैटेगरी में आता है, कैटेगरी टाइप है ना, किस टाइप की है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस प्रोडक्ट्स में डील करती है, किस सर्विसेज में डील करती है, और टेक्नोलॉजी से क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है। ये भी ऐड कर देते हैं। टेक्नोलॉजी में सभी चीज़ें आ जाएगी, सिस्टम कौन से यूज़ हो रहा है वहाँ पे, कौन कौन सी कंपनी की हो रही हैं ये सब चीज़ें। और इंडिया कैश में देखो तो जीएसटी नंबर, ये भी एक अच्छी चीज़ है। कंपनी का रेवेन्यू या टर्नओवर, ये हो सकता है। और कंपनी शेयर, कंपनी मेल आईडी, कंट्री, हाँ ये तो एड्रेस में आ जाएगा, एड्रेस, ठीक है। इसके बाद कंपनी की टाइमिंग्स, है ना, और कंपनी शेयर, हाँ शेयर शेयर, अच्छा देखो इन्वेस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कौन कौन इन्वेस्टर्स हैं इस बारे में अगर पता हो तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और हायरिंग के बारे में, है ना, किस चीज़ की हायरिंग करते हैं या किसी चीज़ की हायरिंग चल रही है, क्या कोई वैकेंसीज अवेलेबल है, ये सब चीज़ें काम आ सकती है। और कंपनी सिक्योरिटी पर्पस है, कंपनी का सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में पता हो तो काफ़ी अच्छी बात है। रिसोर्स मैनेजमेंट, फ़ोन नंबर्स, है ना, मैनेजमेंट, और बताओ कॉम्पिटिटर्स, काफ़ी अच्छी चीज़ है कॉम्पिटिटर्स, उस कंपनी के कौन कॉम्पिटिटर्स है ये आपको पता होना चाहिए। और पॉलिसी, पॉलिसीज हो सकती है। जिसको कंपनी वेबसाइट है हम्म, वो कौन से डोमेन से रजिस्टर
हाँ, ये सब चीज़ हम निकालेंगे जब वेबसाइट के बारे में डेटा निकालेंगे ना, इसमें निकालेंगे वेबसाइट और टेक्नोलॉजीज में। और बताओ। यहाँ पर ये देखते हैं कोलैबोरेशन या कोई इवेंट्स कंपनी ने किए हैं, पास्ट इवेंट्स है ना, या कोई फ्यूचर में होने वाले हैं, ये सब चीज़ें। और विजिटर्स, हाँ विजिटर्स, कंपनी की इसके अंदर नाम है। हाँ ये रजिस्ट्रेशन में आ गई। ठीक है, हाँ, इसके अंदर भी आपको लगे कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए तो आप लोग ऐड करना, और ऐड करो तो बताना ज़रूर, ठीक है, ताकि सभी लोगों की चेकलिस्ट अपडेट हो पाए। ओके, एक बार नोट हो जाए बता दो। हो गया नोट? हाँ, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी आपको, लेकिन अगर अभी नोट करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ, देखो पीपीटी शेयर नहीं होगी, आपको रिकॉर्डिंग शेयर होगी, बाकी नोट्स आपको खुद के एंड पे बनाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं होगा, जस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्पून फीडिंग हो जाएगी, और उसके अंदर देखो तो आप पूरा डेटा है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट अपन बात कर लेते हैं कि अगर वेबसाइट, हाँ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एप्लीकेशन भी हो, देखो सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई वेब एप्लीकेशन हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है ना, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। तो इसके अंदर अपन क्या क्या पता करेंगे इस बारे में हमें देखना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है इसको मैं अभी एक वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है।
तो अगर अपना टारगेट कोई वेब एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है ना, मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ होगी जो बहुत ज़्यादा टारगेट करी जाएगी। ठीक है, एट द एंड जब हम पेन टेस्टिंग पहुंचेंगे तब अपना टारगेट यही है कि किसी वेबसाइट, किसी एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। ठीक है, इसके अंदर ताकि बग्स निकाल पाए, ताकि करियर फोकस्ड अपन रह पाए। ठीक है, तो अगर वेब एप्लीकेशन है तो इस केस में आप क्या पता करोगे? वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट या फिर कोई ऐप लेके चल रहे हो, वेबसाइट आईपी है ना। पहले तो आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आईपी एड्रेस। और डीएनएस ही जोड़ा डीएनएस सर। सब डोमेन्स, हाँ डोमेन नेम भी इसी में आ जाएगा। और बताओ, और क्या बोला? वेबसाइट एडमिन इनको, एडमिन इन्फो, ठीक है। वेबसाइट कोडिंग रिव्यू, टेक्नोलॉजीज, है ना, टेक्नोलॉजीज क्या लैंग्वेज कौन सी यूज़ करी गई या कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करा गया। ठीक है, थर्ड पार्टी सर्विसेज, थर्ड पार्टी सर्विसेज या सॉफ्टवेयर। और डोमेन रजिस्ट्रेशन, डोमेन रजिस्ट्रेशन रिलेटेड लिंक इंफॉर्मेशन, डोमेन रजिस्ट्रेशन। और वेबसाइट कब बनी थी इस बारे में। और वर्किंग क्या काम चल रहा है इस वेबसाइट। ठीक है, क्या 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 फंक्शंस है इस बारे में अगर पता करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, वर्किंग फंक्शंस। और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के बारे में पता करेंगे। ठीक है, अभी तो आपको भी नहीं पता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स क्या क्या होंगे, लेकिन आगे चलते चलते अपन इन बारे में बात करेंगे। और इस वेबसाइट में प्लगइन्स क्या क्या यूज हाँ, ये थर्ड पार्टी सर्विसेज में आएंगे, प्लगइन्स वगैरह जो भी आप एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे हो आपकी थर्ड पार्टी सर्विसेज में आएंगे। डेवलपर के बारे में पता चल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना, इसका डेवलपर कौन है ये पता चल जाए। और फ्रेमवर्क में आ गया टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क। अच्छा, देखो हमने नेटवर्किंग के अंदर डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था, याद है? डीएनएस रिकॉर्ड्स हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे, है ना। कुछ रिकॉर्ड्स के नाम बता सकते हो? अनक्स, एसआरवी, है ना, टीएक्सटी, टीएक्सटी। एनएस। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हमें क्या करना है, वेबसाइट के डीएनएस रिकॉर्ड्स भी निकालने हैं। इसमें बोला था अच्छा बोले थे, ठीक है, यहाँ नोट किया। एडमिन को भी पहले ही ठीक बोला। है, ठीक है, डीएनएस रिकॉर्ड्स। और बताओ, सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन, जहाँ पर वेबसाइट होस्ट है उस सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन, लाइक कौन सी कंपनी का है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब जो चीज़ है। ठीक है, और वर्जन भी आ ही जाएगा इसमें। अच्छा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, टोटल स्ट्रक्चर कैसा है वेबसाइट का, उसके अंदर भी अलग अलग वेब पेजेस होंगे, है ना, कौन से पेजेस के अंदर सब पेजेस है, कैटेगरीज किस हिसाब से डिवाइड है, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब हम वेबसाइट को बनाते हैं तो हम कुछ फोल्डर्स रहते हैं, फोल्डर्स के अंदर हम HTML वेब पेजेस डालते हैं, कुछ इमेजेस डालते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। तो अगर मुझे उस वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और है ना, स्ट्रक्चर या फिर डायरेक्टरीज। और डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और मेन सर, मेन ये तो सब उसी मिल जाएंगे। ठीक है, मेल्स एक बार लिख देते हैं, मेल्स। नंबर ऑफ विजिटर्स, है ना, कितने विजिटर कहाँ रहे। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा समझना कि एक एक वेबसाइट होती है, वो मतलब उसका डोमेन नेम होगा और उसके अंडर में आपको अलग अलग सब डोमेन्स मिल सकते हैं। ठीक है,
अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी। जहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम है या फिर नहीं ना के बराबर है, वहाँ पर तो डेवलपर का फोकस नहीं जाएगा। फोकस नहीं जाएगा तो वहाँ पे आपको लूपहोल्स जल्दी मिलेंगे, है ना। इसलिए नंबर ऑफ विजिटर्स और देखो, डेवलपर के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि डेवलपर कौन है, उसकी थिंकिंग क्या है, काम करने का तरीका क्या है, तो एक एग्जांपल से समझो कि एक डेवलपर ने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, उसके अंदर कोई XYZ कमी मिली, ठीक है, वो कमी आपको पता चल गई। अब वो जो डेवलपर था वो एक्सपीरियंस्ड था, एक वेबसाइट तो उसने बनाई नहीं होगी, उसने 50 वेबसाइट बनाई होगी, तो क्या जो कमी आपको मिली है उसकी एक बनाई वेबसाइट में, बाकी में भी वो कमी होगी या नहीं होगी, है ना, बिल्कुल हो सकती है। जो गलती उसने यहाँ पर करी बाकी जगह भी कर सकता है। तो आपको क्या होगा, आपको मिलेगी तो कमी आप एक जगह पे, लेकिन आप उसके जितने भी अलग अलग वेबसाइट्स है ना, आप वहां पर भी सेम कमी आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। और बताओ। तो जितनी भी बग्स मिले हैं उनके बारे में स्टडी करना। हाँ, बग्स मिले हैं, लेकिन बग्स के बारे में अपन डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में एटलीस्ट नहीं कर सकते। जब हम किसी बग के ऊपर वर्क करेंगे तब बग के ऊपर स्टडी करेंगे, जब टारगेट के बारे में अपन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तब इस बारे में नहीं करेंगे, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट फाइल्स आती है यहाँ पे, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इस चेकलिस्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। एक चीज और समझना, वेबसाइट के प्रीवियस वर्जन, वेबसाइट के प्रीवियस वर्जन, तो इसका मतलब क्या है, देखो, हाँ, पुराना वर्जन, ठीक है। देखो, इस चीज को समझना, जैसे मैं WScript की वेबसाइट है, ठीक है, ओवर द टाइम चेंजेस होते रहते हैं, डिज़ाइन में भी चेंजेस होते हैं, डेटा में भी चेंजेस होते हैं। और जैसे WScript ने आज वो साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन जब 2010 में ये फर्म बनी थी, तब क्या वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करी गई होगी? नहीं, एक बेसिक सा वेब पेज होगा, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है तो वहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, और बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे ऐसा डेटा डाला होता है जो कि नहीं डाला होना चाहिए। जैसे कि अभी मान लो कंपनी का प्रोफेशनल मेल एड्रेस डाला है, लेकिन जब वेबसाइट का स्टार्टिंग फेज था तब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर मोबाइल नंबर कंपनी के नहीं डले थे, पर्सनल डले थे, मेल एड्रेसेस पर्सनल डले थे। फिर ओवर द टाइम ओनर को ये चीज़ रियलाइज़ हुए, डेवलपर को ये चीज़ रियलाइज़ हुए कि नहीं, अब तो ट्रैफिक आ रहा है और अब हमें चीज़ों को शिफ्ट करना चाहिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ों को वहाँ से हटा दिया। अब उन चीज़ों को वहाँ से हटा दिया तो अब उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, कोई इसे निकाल नहीं सकता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेट पे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके फुटप्रिंट्स तो रहेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, उस वेबसाइट को फिर वापस इसके फुटप्रिंट्स को पकड़ना है और वेबसाइट के पुराने वर्जन्स को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आगे चल के बताऊंगा मैं, लेकिन अगर पुराने वर्जन मिल जाते हैं तो मुझे वो चीज़ें भी मिल सकती है जो डेटा अभी प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल नहीं है उस वेबसाइट पे, या फिर वो डेटा जो कि रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जब मैं इस पार्ट को आपको बताऊंगा तब देखना कि हर 1.5-2 साल में वेबसाइट के अंदर चेंजेस करे गए, ठीक है। चेंजेस सिर्फ इस बात के सिर्फ इस चीज़ के नहीं थे कि डिज़ाइन से रिलेटेड, है ना, बस नहीं, स्टैटिक वेबसाइट में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पूरे पेज को तो आप चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट होती क्या है, स्टैटिक पेज वो होता है जिसके अंदर चेंजेस होते नहीं है जब तक आप चेंज ना करो, है ना। लेकिन स्टैटिक पेज को भी तो आप चेंज करोगे, टाइम के साथ आप ट्रेंड के हिसाब से उसका डिज़ाइन इंप्रूव करोगे, है ना। आपने कोई नई सर्विसेज आपने ऐड ऑन करी है आपके बिजनेस में, तो आप उसको ऐड अप करोगे, है ना, नए पेजेस कुछ ऐड करोगे। तो जो स्टैटिक वेबसाइट है उसके अंदर भी मतलब वो पेज तो स्टैटिक है, लेकिन हाँ डायनेमिक एक पर्सन डेवलपर उसके ऊपर वर्क कर सकता है, ठीक है। और क्या, हर वेबसाइट होती है, हर एक वेबसाइट का कोई ना कोई एडमिन पेज जरूर होगा, होगा नहीं होगा, बिना एडमिन पेज की वेबसाइट होती है ना। तो उसका, हाँ, एडमिन पेज के बारे में अगर मुझे पता रहेगा तब बहुत अच्छा है, यानी कि मुझे एडमिन पेज भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम पता कर पाएंगे कि एडमिन पेज कहाँ पर है, ठीक है।
कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन पेज प्रोवाइड कराया जाता है और लोग उसे चेंज नहीं करते हैं। तो अगर हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, उसको ही पता करेंगे किसी तरीके से। हाँ, देखो एडमिन पेज को तो पहले तो फाइंड करना है, उस पेज का पासवर्ड क्रैकिंग वगैरह नहीं करनी है फराम, पहले तो पेज को फाइंड करना है ना। फाइंड करेंगे फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं आगे चल के, है ना। एडमिन पेज और सीरियल नंबर, किस चीज़ का सीरियल नंबर? यही नेटक्राफ्ट में देखा है कि आ रहा है। नेटक्राफ्टर में देखा आपने, ठीक है। नेटक्राफ्ट जो सीरियल नंबर आया वो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। नेटक्राफ्ट बिल्कुल अपन यूज़ करेंगे, सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नेटक्राफ्ट में देखने को मिलती है। अच्छा देखो, एक फाइल है जिसका नाम है साइट में .xml, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइल होती है जो हर उस वेबसाइट में मिलेगी जो जिन लोगों ने एसीओ अच्छे से करके रखा है, जो बिजनेस को लेके सीरियस है, ठीक है। इस फाइल में क्या होता है, siteMap.xml फाइल ये एक डिजिटल मार्केटियर बनाता है या फिर एसीओ एनालिस्ट बनाता है, शायद पता भी होगा आप लोगों को। जैसा कि इसका नाम से हमें पता चल रहा है साइट का मैप, तो इसके अंदर आपको क्या वेबसाइट का ना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, हर कोई चाहता है कि इसकी वेबसाइट रैंक करे, ठीक है, उसके वेब पेजेस रैंक करें। तो वो गूगल को बोलता है, गूगल जैसे सर्च इंजन को बोलता है कि आप आओ हमारी वेबसाइट को क्रॉल करो। गूगल के रोबोट्स आते हैं, वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, इंडेक्स करते हैं और उसे रैंक कराते हैं। डीप वेब वाले पार्ट में हमने इस बारे में डिस्कस किया था शायद, है ना, क्रॉलिंग के बारे में, याद है? नहीं याद है? डीप वेब, डार्क वेब के बारे में। हाँ, उसमें हमने देखा था कि डीप वेब क्या होता है, जो चीज़ें इंडेक्स नहीं होती है वो डीप वेब में आती है, जो चीज़ें इंडेक्स हो जाती है सर्च इंजन से वो आती है सरफेस वेब में, ठीक है। पेज के लिंक गूगल एनालिटिक्स पे लिंक करते हैं और उस पे देखते हैं कि कितने विजिटर्स आ रहे हैं। हाँ, गूगल एनालिटिक्स पे हम देख सकते हैं कि विजिटर्स कितने आ रहे हैं। गूगल एनालिटिक्स की तरह हम क्या करते हैं, हम हमारी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं कि जब भी कोई रिलेटेड क्वेरी आए तब हम रैंक हो जाए। जैसे कि मान लो आया वेब डेवलपमेंट इन जयपुर, है ना, तो डब्ल्यू चाहेगा बिल्कुल उसका पेज रैंक करे इस कीवर्ड पे। क्या बाजू वाला नहीं चाहेगा? बाजू वाला भी तो चाहेगा। तो हर कोई क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, कुछ चीज़ों को परफॉर्म करेंगे ताकि पेज को रैंक करा पाए, ठीक है। अब होता क्या है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड होती है, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। जो गूगल के बॉट्स आके आपको इंडेक्स करते हैं, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, वो फिर लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए आते हैं। तो जितना इंडेक्स होता है उतना करते हैं, बाकी को छोड़ के आगे निकल जाते हैं, है ना। तो अब वेबसाइट का जब स्ट्रक्चर बड़ा है, बॉट्स के पास टाइम कम है, तो क्या करता है एसईओ एनालिस्ट, sitemap.xml से वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताता है प्रॉपर कि कौन से पेजेस मेन पेजेस है, कौन से पेजेस सब पार्ट्स है उन पेजेस के, कौन सी कैटेगरी कहाँ पर है, और दूसरी चीज़ ये बताता है कि कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी पे क्रॉल करवाना है। मान लो 100 पेज थे और बॉट्स के पास टाइम है कि 10 पेज ही वो क्रॉल कर पाए, तो वो 10 पेज को बताएगा जिसको प्रायोरिटी पे रखना है कि इन्हें आके पहले क्रॉल करना। बाकी के 90 पेजेस को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले ये 10 के 10 पेज किस ऑर्डर में क्रॉल होने चाहिए ये वो बताता है sitemap.xml से। क्या बात क्लियर है? ठीक है? तो ये भी तो देना सर robot.txt। हाँ, बता रहा हूँ इसके बारे में। दूसरी फाइल जो है हमारी वो है robots.txt। अब ये एक टेक्स्ट फाइल होती है ना। इसको भी डिजिटल मार्केटियर या फिर आपका एसईओ एनालिस्ट इसको मैनेज करता है। और करता क्या है यहाँ पर, ये चीज़ को समझना, ठीक है। अब आपने डब्ल्यू स्क्रिप्टेक चाहता है कि डब्ल्यू स्क्रिप्टेक कोई सर्च करे तो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक की वेबसाइट आए, है ना। लेकिन क्या डब्ल्यू स्क्रिप्टेक कभी चाहेगा कि कोई डब्ल्यू स्क्रिप्टेक सर्च करे और एडमिन पेन वहाँ पे दिखाने लग जाए, है ना, नहीं चाहेगा। ऐसी बहुत सारा डेटा होता है जो कि हम नहीं चाहते कि इंडेक्स हो जाए। हमारी वेबसाइट तो इंडेक्स है, लेकिन वेबसाइट का कुछ हिस्सा है जो हम रखना चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल, जो अपन नहीं चाहते कि रिवील हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जो एसईओ एनालिस्ट रहता है वो एक फाइल बनाता है robot.txt नाम की, और इस फाइल के अंदर disallow नाम का ऑप्शन देता है। disallow का नाम का ऑप्शन देता है और यहाँ पर वो एड्रेस दे देता है जिसको क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। अब डिसअलाउ के अंदर वो कौन से वेब पेजेस को देगा, सेंसिटिव डेटा को देगा। सेंसिटिव डेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल एडमिन पेज,
है ना। तो वो नहीं चाहता तो क्या करेगा, robot.txt फाइल में disallow ऑप्शन के अंदर यूआरएल को, उस एड्रेस को ऐड कर देगा adminpanel.com फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने बॉट्स को रोकने के लिए यहाँ पर उसको लगाया था, robot.txt के अंदर यहाँ पर ऐड किया था बॉट्स को रोकने के लिए, ताकि क्रॉल ना हो जाए। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट robot.txt को विजिट कर लेंगे, ताकि हमें एडमिन पेज या फिर जो भी चीज़ों को वो छुपाना चाह रहा है वो चीज़ें हमें मिल जाए। क्लियर है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वहां पर डिस अलाउ में अगर एसईओ एनालिस्ट ने ऐड किया होगा तो मिलेगा आपको, है ना। बाय डिफॉल्ट वहां पर ऐड नहीं हो जाता है, ठीक है, एनालिस्ट ऐड करता है वहां पे जब वो, और होना चाहिए। हाँ हाँ, कुछ वेबसाइट में होती भी नहीं है ना, कुछ वेबसाइट में होती भी नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि जो लाइक बिजनेस को लेके सीरियस टाइप से है, जो थोड़ी बड़ी फर्म मिलेगी, वहां पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, robot.txt देखने को मिलेगी, sitenote.xml देखने को मिलेगी, ठीक है। न्यूज़ चैनल की वेबसाइट्स खोल लेना, किसी भी नॉर्मल मीडियम स्केल एंटरप्राइज की आप ओपन कर लेना, वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। ब्लॉग में बिल्कुल देखने को मिलेगी आपको ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन हर जगह नहीं मिलेगी, हर छोटी वेबसाइट में नहीं मिलेगी। हाँ, अगर ऐड करना चाहे तो बिल्कुल ऐड कर सकते हो, और ऐड करने में फ़ायदा ही है, ऐसा नहीं है कि नुकसान है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो चीज़ें जो ऐड करी जा रही है ना, कुछ काम से करी जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि वेबसाइट को वल्नरेबल बनाने के लिए करी जा रही है। इसके पीछे तो इंटेंशन अच्छा है। इसके पीछे इंटेंशन क्या है, वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी हो जाए, है ना, वेबसाइट का सेंसिटिव डेटा लीक ना हो। लेकिन वो हैकर क्या कर रहा है, हैकर इस चीज़ का मैनिपुलेशन कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ का मिसयूज कर रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और बताओ। सर्विस वेबसाइट API हाँ API सर्विस हाँ, एपीआई, और या फिर हम बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी सर्विसेज और वर्जन से रिलेटेड अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए, है ना, वर्जन हो गई, एपीआई के वर्जन, तो भी अच्छी बात है, ठीक है। और एक चीज़ और बता रहा था मैं आप लोगों को, यूजर डिटेल्स अगर मिल जाए, जैसे कि हर वेबसाइट में तो नहीं मिलेगी, काफ़ी सारी वेबसाइट में लॉगिन साइन अप का ऑप्शन रहता है, रजिस्टर करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे मल्टीपल यूजर्स रजिस्टर हो सकते हैं। तो अगर आपको वो मिल जाए तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कंट्री डिटेल की वेबसाइट कौन सी कंट्री में ज़्यादा रैंक कर रही है। हाँ, ये हमें पता चल सकता है, बिल्कुल पता चल सकता है। नंबर ऑफ विजिटर्स जब हम पता करेंगे तब ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। और इतना ही, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लो, और इसके अंदर जो भी आपको लगे कि पॉइंट्स ऐड होने चाहिए वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करो तो बताना ज़रूर, ताकि अपनी लिस्ट एक अच्छी सी चेकलिस्ट बन पाए। नोट है ये। अच्छा, एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पे, कैशे वर्जन, ठीक है। कैश मेमोरी का मतलब क्या होता है, हाँ, मोबाइल में भी देखा होगा भाई, आप लोगों ने कैसे क्लियर्ड, है ना, कैसे क्लियर्ड, इस टाइप की चीज़ें आती है। हाँ, क्लियर कैसे। तो देखो, कैश मेमोरी को समझ लेते हैं पहले। देखो, जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करोगे ना, तो फर्स्ट टाइम वो ना थोड़ा टाइम लेगी लोड होने में, ठीक है। लेकिन जब सेकंड टाइम आप उसे विजिट करोगे तो जल्दी ओपन हो जाएगी। तो होता क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेस करते हो तब पूरी रिसोर्स को ब्राउज़र कलेक्ट करता है, ठीक है। और जब दूसरी बार वो जल्दी लोड इसलिए हो पाती है क्योंकि ब्राउज़र क्या करता है, जो डेटा लोड हुआ है, जो उसने लिया है, उस डेटा को वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। कुछ डेटा को, जैसे कुछ फोटोज को स्टोर करके रख लेगा, स्ट्रक्चर स्टोर करके रख लेगा, ताकि जब अगली बार वेबसाइट को एक्सेस किया जाए तो वो जल्दी लोड हो जाए, क्योंकि डेटा तो इसके पास कुछ डेटा अपने पास रखा हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल डिवाइसेस देखो, सिस्टम को देखो, तो आप जब फ़ोन को रीस्टार्ट करना, गैलरी में जाना, ठीक है, गैलरी में जाओगे, इमेजेस वगैरह ओपन करना, तो थोड़ा सा सेकंड लेगा, है ना, इमेजेस लोड होने में। लेकिन जब उसके बाद आप फिर करो, वो बराबर ओपन होता है। तो ये क्या हो रहा है, कैश मेमोरी हो रही है। कैश मेमोरी के अंदर यानी कि कुछ स्नैपशॉट्स बन जाते हैं,
है ना। चाहे वेबसाइट की स्नैपशॉट हो, चाहे आपके फाइल्स की स्नैपशॉट, वो लेकर रख लेता है डिवाइस और अपने अंदर स्टोर करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसे विजिट करो तो वो जल्दी लोड हो जाए। इसी प्रकार से जो हमारी वेबसाइट है, ये हमारे ब्राउजर में तो कैश मेमोरी में स्टोर जरूर रहती है, जिस सर्वर पे ये है वेबसाइट होस्ट हो रखी है, उस सर्वर पे भी कैश मेमोरी रहती है वेबसाइट की। ठीक है। अब कैश मेमोरी को हम क्यों देख रहे हैं, मान लो वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस परफॉर्म करे गए, ठीक है, कभी भी चेंजेस परफॉर्म करे जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कैश मेमोरी वाला डेटा निकालेंगे और जो अभी रियल के वेबसाइट का डेटा है, इन दोनों को निकालेंगे और दोनों के कोड को कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि क्या कोई रिसेंट चेंजेस हुए हैं या नहीं। रिसेंट चेंजेस हुए हैं तो वहां पर हो सकता है हमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। तो कैश मेमोरी एक अच्छी कैश मेमोरी काफी अच्छा ऑप्शन है इस चीज को फाइंड करने का। और बताओ। सोचो। ठीक है। तो इस पार्ट में भी अगर कुछ मिले तो आप लोग आपके एंड से ऐड करना। ठीक है। अब देखो, नोट हो गया है डेटा। अब देखो ये डेटा हमें कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो हम अलग अलग जगह जाएंगे और अलग अलग जगह जाके इन डेटा को कलेक्ट करेंगे। कौन कौन सी जगह हो सकती है डेटा कलेक्ट करने के लिए, एक बार मुझे बता दो। एक बार चेकलिस्ट में देखना और सोचना कि ये डेटा आपको कहाँ मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसी का बर्थ डेट कहाँ मिलेगा, सोशल मीडिया अकाउंट में मिलेगा। ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर उसने बंद करके रखा है तो हिडन रखा है डेट ऑफ बर्थ, तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ निकालोगे कैसे? एजुकेशन डिटेल्स कहाँ से निकालोगे? सोशल मीडिया से निकालोगे। अच्छा, अगर डेट ऑफ बर्थ अगर हिडन रही तो? आजकल तो लोग डीपी में भी लॉक लगा देते हैं, है ना। डेट ऑफ बर्थ में अगर हिडन रही तो कैसे निकालोगे? बिल्कुल, उसके टाइमलाइन में जाओगे, उसकी पोस्ट में जाके देखोगे कि उसके दोस्त ने उसे कब विश किया है। ठीक है। अगर इस साल का नहीं मिलेगा, पिछले साल का नहीं मिलेगा, 2-4 साल पहले का तो बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। तो इससे आपको डेट ऑफ बर्थ पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, चीजें आपको सीधे सीधे सामने नहीं मिलेगी, आपको थोड़े ना हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ठीक है। अलग अलग जगह से हम पता करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो सर्च इंजन पे। ठीक है। सर्च इंजन पे सिर्फ गूगल ही नहीं आता है। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्च इंजन होते हैं और हमें हर एक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो कॉमन इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत रेयर इंफॉर्मेशन भी आपको अलग अलग जगह पे मिल सकती है। उस यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सब सर्च इंजन पे जाना पड़ेगा। अच्छा, सर्च इंजन पे जाते हो तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस देख लिए और काम खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको सर्च इंजन के ना फर्स्ट पेज पे नहीं मिलने वाली है, फर्स्ट सेकंड पेज में नहीं मिलने वाली है। ठीक है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको दूसरी जगह मिलेगा, आखिरी आखिरी के पेजेस में मिलेगा। तो सर्च इंजन का यूज़ करोगे आप, गूगल का करोगे, बिंग का करोगे, डक डक गो का करोगे। ठीक है। कुछ डार्क वेब के सर्च इंजन का यूज़ करोगे, जैसे कि सोडन का यूज़ करोगे, नॉट एविल का यूज़ करोगे। ठीक है। सेंसिस का यूज़ करोगे। ठीक है। और भी बहुत सारे सर्च इंजन है, अपन देखेंगे इनके बारे में। तो ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है कि हम अगर हमें किसके बारे में भी डेटा कहाँ से निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे हम। सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है ना, ये फ्री में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात, सामने वाले को पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आ सकता है, इसका सोशल मीडिया अकाउंट्स आएगा। ठीक है। जैसे कोई चीज वेबसाइट जैसे WSU टैग है, गूगल पे होस्ट है, तो ये गूगल पे ही मिलेगी ना हमको, ये लिंक पे नहीं मिलेगी। नहीं, गूगल पे होस्ट नहीं है। गूगल, बिंग, ये सब सर्च इंजन है। ये क्या? हाँ, गूगल पे मिलेगी, तो क्या ये लिंक पे इन पे मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। किस पे?
बिंग पे नहीं मिलेगी, मिलेगी सर्च इंजन है ना, क्योंकि सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या कर रहा है, सर्च इंजन आपको रेलेवेंट चीजें लाके ले रहा है। आप पूछ रहे हो कि मुझे कोर्सेज करने एथिकल हैकिंग के जयपुर में, तो क्या करेगा, उससे रेलेवेंट चीजें आपको लाके दिखाएगा, ठीक है। तो आपको इन सभी जगह पे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, किस चीज के बारे में, हाँ हाँ सीखेंगे, इस बात को भी सीखेंगे। एक चीज होती है अपने पास गूगल हैकिंग डेटाबेस, ठीक है, हाँ बोल सकते हो, ठीक है। गूगल हैकिंग डेटाबेस बोल के एक चीज होती है, इसमें भी हम सीखेंगे कि किस प्रकार से डेटा को कलेक्ट करा जा सकता है। लेकिन जो पहला प्राइमरी सोर्स रहेगा वो रहेगा सर्च इंजन, वहां से आपको सबसे ज्यादा डेटा मिलेगा। टाइम भी आपको बहुत ज्यादा नो डाउट कंज्यूम होगा, लेकिन डेटा अच्छा मिलेगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स, गूगल हैकिंग डेटाबेस, इसके अलावा फिर जाएंगे हम हमारे अदर सोर्सेस की तरफ, अदर रिसोर्सेस की तरफ, ठीक है। अब देखो, जो गूगल के फर्स्ट पेज पे आपको चीज मिल रही है ना, जरूरी नहीं है बिंग के फर्स्ट पेज पे भी आपको वही चीज मिले। हो सकता है कुछ पेजेस जो बिंग में मिल रहे हैं गूगल में ना मिले, जो गूगल मिल रहे हैं जो बिंग पे नहीं मिलेंगे। तो ये यूनिक डेटा को ही आप फाइंड करने के लिए आप अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस रहती है, इसलिए फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस। लेकिन अगर इसे अच्छे से कर लेते हो तो आपका आने वाली जो स्टेजेस है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और अगर आपने अच्छे से नहीं किया, परफॉर्म लाइक छोड़ दिया आपने कुछ भी, तो फिर आप आगे जाके अटक जाओगे और फिर आपका टाइम और एफर्ट्स वेस्ट होंगे, फिर आप वापस घूम के यहीं आने वाले हो। तो अपने एंड से इतना मतलब कंफर्म करना कि इस पार्ट को आप काफ़ी अच्छे से करो। लाइक आपको इतना कंफर्म रहे कि जितना भी डेटा है ना अवेलेबल था इंटरनेट पे, वो मैंने पूरा निकाल लिया है। आपको इतना श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ मैंने पूरा डेटा निकाल लिया और तो कुछ नहीं बचा है मेरे एंड से। तब मैं जितना भी डेटा के साथ में चल रहा हूँ ये पूरा डेटा है लगभग, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे अपन कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे ये डेटा को कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, किस प्रकार से कलेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल के लिए आप लोगों को ये करना है कि आपको चेकलिस्ट को अपडेट करना है। चेकलिस्ट के अंदर अगर कोई और चीज़ें मिलती है आपको जो होनी चाहिए तो उस चीज़ को अपडेट कर देना। सर्चेस भी कर सकते हो गूगल पे जाके, तो आपको शायद चेकलिस्ट के बारे में और कुछ डेटा मिल जाए और क्या ऐड करा जा सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट रहेगा, इसको आपको करके लाना है।